हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक दिसंबर बुलेटिन निकाला जिसमें उन्होंने पिछले साल की मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिस्कशन करा है और आगे 2023 में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड भी कुछ मुख्य बातें डिस्कस करी हैं। तो कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव है और डर का माहौल है। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी चाइना में खबरें आ रही हैं कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भारत सरकार भी थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मोड में जा चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का, उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और रिजल्टेंटली आज स्टॉक मार्केट भी काफी गिर गया। तो इससे जुड़ी हुई बातें मैं आपके साथ करूंगा कि आपको क्या आरबीआई की कमेंट्री से डरना चाहिए, कोविड की सिचुएशन से डरना चाहिए या अपने इन्वेस्टमेंट जारी रखने चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रख रहे हो तो आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे कौन से ब्रॉड एरियाज और एसेट क्लासेस हैं जिससे रिलेटेड आप थोड़े से प्रिकॉशनरी या सेफ वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो के दौरान मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी दूंगा। उन एग्जाम्पल्स को आप कृपया एजुकेशन पर्पस के लिए लीजिएगा, ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। अगर आप लॉजिक समझोगे तो आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल कल्टीवेट कर पाओगे और आगे चल के अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे जिससे आपका अच्छा रिटर्न बनेगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने क्या कमेंट्री दी है और आप ये डेटा कहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे ले चलता हूं और आप यहां पे देखोगे आरबीआई बुलेटिन। और अगर आपको गवर्नर का स्टेटमेंट सुनना हो तो गवर्नर स्टेटमेंट शशिकांत दास, तो अगर आप इस पीडीएफ पे जाके क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट खुल जाएगा। अब ये रफली 8 पेज का स्टेटमेंट है और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड काफी सारी बोरिंग बातें भी करी हुई हैं। तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं और मैं आपको बहुत आसान भाषा में क्रिटिकल पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूं इस पूरी रिपोर्ट। लेकिन हाँ, मैं लिंक डाल देता हूं कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको जाके पूरा पीडीएफ पढ़ना हो। एंड साथ ही साथ मैं अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिंक भी डाल दूंगा स्मॉल केसेस पे। मैंने कुछ स्मॉल केसेस डिजाइन करे थे, ये कंप्लीटली फ्री है, मैं उसको रीबैलेंस नहीं करता, मेरी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक तरीके की लिस्ट बना दी है जिन स्टॉक्स को मैं देख रहा हूं। अगर आपको वो चेक करना हो तो आप साथ साथ वो भी चेक कर सकते हो। तो गवर्नर जी के स्टेटमेंट में 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई हैं, मैं उनको एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करी गई है वो है ग्रोथ फोरकास्ट को लेके। तो यहां पे आईएमएफ की कमेंट्री के बारे में थोड़ी सी बात करी है गवर्नर ने और उन्होंने बोला है कि आईएमएफ हैज प्रोजेक्टेड दैट मोर देन 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना और श्रिंक होना, विल कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो ये हेल्दी पॉजिटिव स्टेटमेंट तो डेफिनेटली नहीं है। अब एक मैं आपको साइड नोट दे दूं कि जब भी आरबीआई की तरफ से कमेंट्री आती है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कमेंट्री आती है तो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक होती है। अब वो साफ साफ शब्दों में नहीं बोल देंगे कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, सब बेच के निकल लो। वो मेरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, थोड़े से डिप्लोमेटिक होना पड़ता है अगर आप ऐसी ऑफिशियल पोजीशंस में हो, और वो बात ठीक भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ फोरकास्ट स्लो हो रहा है, आईएमएफ ने वो बोला है और आरबीआई रिफ्यूट नहीं कर रहा है इस चीज को। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। अभी क्या था कि 2020 से 21 में जो रैली आई थी स्टॉक मार्केट में, बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ गए थे। इनफैक्ट प्री कोविड अगर आप लेवल देखो तो 12,500 के आसपास था और कोविड की फर्स्ट वेव में ही ये मार्केट दौड़ पड़ा था 17,500 तक। तो काफी तेज रैली आई थी और उसके बाद साल के अंत में करीब करीब नवंबर से ऑलमोस्ट जुलाई तक स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगा। इनफैक्ट मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं और ये स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो कोविड फॉल थी, इसके बाद बहुत तेज राइज हुआ, ये नया लेवल बन गया, पुराना लेवल ये था, कोविड आया कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक मार्केट तो अपनी दौड़ लगाता रहा और तब से अब तक थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा सा रिकवर करा। अभी थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्री चल रही है यहाँ पे आके, तो पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत सारा पैनिक हो चुका है। तो अभी थोड़े इन्वेस्टर घबराए हुए हैं। तो अगर आप इस पूरे मुद्दे को मैक्रो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से समझो तो आपको फंडामेंटली चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 2020 में बहुत सारा पैसा प्रिंट हुआ और जब भी बहुत सारा पैसा प्रिंट होता है, सरकारें लूज मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ना मतलब कि टोटल पैसा ही पैसा है, हर जगह पैसा वैसा बह रहा है, बैंकों के पास बहुत पैसा है देने के लिए, बहुत सारे बिजनेसेस को आराम से लोन मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इजी क्रेडिट पॉलिसी। तो सरकारों ने इजी क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो किया और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा। तो ऐसा नहीं था कि फंडामेंटली एचयूएल ज्यादा सामान बेचने लग गया था या फिर एचडीएफसी बैंक का बिजनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था एकदम से। मोटी मोटी कहानी ये निकल के आती है कि बिकॉज लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, उसकी वजह से मार्केट ने बहुत तेज दौड़ लगाई। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या परेशानी आई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था इकोनॉमी में, तो इसलिए सरकारों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट भारत में बहुत बड़े हुए हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपकी ईएमआई पेमेंट बढ़ गई होगी। सिमिलरली अगर आप एफडी कराते हो तो एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी हो जाती है कम। तो इसीलिए मार्केट जो है पहले गिरा, अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है और आगे चल के भी 2023 में भी ऐसी कमेंट्री आ रही है कि मार्केट थोड़ा ल्यूकवार्म ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ लगाएगा
और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फंडा आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पे तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके बाद अब उन्होंने लिक्विडिटी कम करनी शुरू कर दी, और ऐसा नहीं है कि पूरी लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई है। इसीलिए जो IMF है, RBI है, वो दोनों यही सेम बातें बोल रहे हैं कि देखो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, कि ग्रोथ होने के लिए होना क्या चाहिए कि इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए और तब हम लिक्विडिटी बढ़ा पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरीके के फंडामेंटल वीडियोस और लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये पहले पॉइंट से मैं RBI के कंप्लीट एग्री करता हूं कि ऐसा नहीं है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में बहुत तेज दौड़ लगाने वाला है स्टॉक मार्केट, क्योंकि अभी भी लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी आगे चल के मार्केट में तो स्टॉक मार्केट तेज दौड़ लगाएगा, अगर लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट नहीं तेज दौड़ लगाएगा। अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ाई जाएगी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो RBI गवर्नर ने बोला है वो ये बोला है MPC रेट हाइक को लेके और इन्फ्लेशन को लेके। तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो डिकोड करके बता देता हूं। उन्होंने बोला कि देखो यार, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर डैम्पनिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स रिमेन नर्वस एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वॉलेटिलिटी एंड प्राइस स्विंग। वॉलेटिलिटी भी ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट में, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनका रोज का काम है, उनको ऐसे कोई डर वर नहीं लगती यार वॉलेटिलिटी बढ़ गई, हाय क्या हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक 2% से गिर जाता है तो कई लोग शोर मचाने लगते हैं कि हम तो डूब गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। नहीं, अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में तो आपको ऐसी कमेंट्री से डर नहीं लगता, क्योंकि ये चीजें होती रहती। तो इसी से रिलेटेड एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ये अभी दिसंबर 2022 की कमेंट्री है, तो अगले दिसंबर 2023 तक का फोरकास्ट उन्होंने दिया है। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हायर देन 4% टारगेट। अब भारत में जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है वो 4 से 6% के बीच में होता है, तो ये नंबर अभी डराने वाला नहीं है। अभी उन्होंने 4% बोला है तो 4.5 भी हो सकता है, 5.5, 6 भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि हम 5% के आसपास रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप 2022 की थीम देखो तो यूएस में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यूके में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंडिया में भी महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब ये सारी चीजें कंट्रोल में आती जा रही है। इनफैक्ट एक मैं साइड नोट दे दूं, आप में से कई लोगों को डर लगता होगा कि यार स्टॉक मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, RBI के गवर्नर ने बोल दिया कि यार स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, तो अब मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपको इस तरीके की चीजों से डर लगता है तो आप अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़िए। अब बहुत सारे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो मैं आगे चल के वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक अच्छा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस। तो मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप जाके चेक कर लेना। अब आप बोलोगे कि यार ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, आप ऑब्वियसली अच्छी बातें करो। नहीं, मैं आपको सारे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दूंगा। अगर आपको ठीक लगे और वेदर इन्वेस्टिंग तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा बेटर लगे या FD ज्यादा बेटर लगे तो आप वो कर सकते हो। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस बता दूंगा, आप पेशेंटली सुन लेना, और जहां पे भी आपका रिस्क एपेटाइट हो आप उस हिसाब से पोजीशन बना सकते। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक सुलझ चुकी है और यहां पे भी थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री है, ऐसी कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं है। अब तीसरा मुद्दा आता है लिक्विडिटी कंसर्न्स को लेके। तो यहां पे मैं फटाफट पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे RBI गवर्नर द्वारा बोला गया है कि इन द पीरियड अहेड लिक्विडिटी कंडीशंस आर लाइकली टू इंप्रूव ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स व्हिच कुड इंक्लूड मॉडरेशन इन करेंसी इन सर्कुलेशन इन पोस्ट फेस्टिवल पीरियड, पिकअप इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन आपको नोट डाउन करने वाली बात यह है कि ओवरऑल सिस्टम लिक्विडिटी रिमेन्स इन सरप्लस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सादी भाषा में ये हुआ कि सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया है, अभी भी वो पैसा फ्लोट कर रहा है और उनको विड्रॉ करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो इजी मनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएंगे बहुत जल्द, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2023 ऐसा साल होने वाला है जहां पे वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, नो डाउट अबाउट दैट। मेरे हिसाब से साल के पहले हाफ में 2023 के बहुत ज्यादा तेज रिटर्न नहीं बनने वाले। जो भी मेजर ग्रोथ होगी मेरे हिसाब से वो साल के सेकंड हाफ में होगी। अब अगला पॉइंट आता है जो काफी फनी सा पॉइंट है एक तरीके से, वो है यूएस की कमेंट्री को लेके। तो यहाँ पे RBI गवर्नर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोला है। उन्होंने बोला है कि एज स्टेटेड बाय मी इन रीसेंट स्पीच द टर्मिनल इंटरेस्ट रेट फॉर द यूएस फेड इज एनीबडीज गेस। उन्होंने बोला भाई हमें नहीं पता यूएस क्या करने वाला है। अब यूएस कुछ भी बोल देगा कि हम तो भाई साहब अपना इंटरेस्ट रेट है ना 5.5 करने वाले हैं, आप भी कर दो। तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया कर देगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हर कंट्री अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन हमारी डिपेंडेंस है यूएस की इकोनॉमी पे, नो डाउट अबाउट दैट। इसलिए आप देख रहे हो कि जो RBI गवर्नर है वो भी यूएस के बारे में बात करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया की खुद की पोटेंशियल नहीं है वगैरह वगैरह चीजें, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन दुनिया की अधिकतर कंट्री यूएस की मैक्रो इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। इसका एक प्राइम एग्जांपल आता है 2008 से, कि जब 2008 की क्राइसिस हुई थी वो किसकी क्राइसिस थी? वो यूएस बैंकों की क्राइसिस थी। वहां पे घपले घोटाले कर दिए उनने। अब इंडिया का स्टॉक मार्केट भी 60% करेक्ट कर गया था, क्योंकि हमारा मार्केट भी यूएस की मार्केट पे डिपेंडेंट है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। उसका सिंपल सा रीजन ये निकल के आता है कि जो यूएस डॉलर है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, सब कुछ यूएस डॉलर से लिंक्ड है। तो जब तक भारतीय रुपया यूएस डॉलर से लिंक्ड रहेगा तब तक जो भी यूएस
यूएस में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे उनके इंटरेस्ट रेट में आए, चाहे वगैरह वगैरह चीजों में आए, उससे इंडियन रूपी पे भी फर्क पड़ेगा और यूएस इकोनॉमी का एक्सपोजर रहेगा इंडिया इकोनॉमी पे। अब मैं एक और आपको नेगेटिव कमेंट्री बता दूं, वो है कोविड सिचुएशन को लेके जो अभी चाइना में हाल फिलहाल चल रही है। चाइना में सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती चली जा रही है और बहुत डर लग रहा है लोगों को कि यार अब तो स्टॉक मार्केट गया, बिल्कुल बस खत्म है, अब कल से तो बिल्कुल मतलब 10-10% गिरेगा। ऐसा होने वाला है? मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर विस्फोट हो जाएगा। यही सब नेगेटिव एनवायरनमेंट को देखते हुए कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन कम करनी शुरू कर दी स्टॉक मार्केट से। इनफैक्ट मैंने भी अपना 20% पोर्टफोलियो बेचा था, लेकिन यहाँ पे हम मेरी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इलॉन मस्क को लेके। तो अभी इलॉन मस्क पे बहुत सारे लांछन उठ रहे हैं, उनसे बोल दिया कि भाई साहब आपने तो अपने टेस्ला का ही स्टॉक बेच दिया, आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, ये वो। तो ये सब सुन सुनकर उनका दिमाग पक गया और वो लड़ पड़े एक ट्विटर यूजर से, और यहाँ पे उनकी कुछ हीटेड डिबेट हो गई और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, तो मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि ये आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रिफाइन करने में मदद करेगा। तो मैं आपको उस ट्विटर थ्रेड पे ले चलता हूं और यहाँ पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली एंड मैं आपको पढ़ देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। उन्होंने बोला कि एज अ बैंक सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स which are guaranteed start to approach stock market returns which are not guaranteed, people will increasingly move their money out of stocks into cash, thus causing stocks to drop। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि देखो मैंने क्यों अपने टेस्ला के स्टॉक बेच दिए। अब आप अग्री कर सकते हो इस चीज़ से, डिसअग्री कर सकते हो, वो बातें अलग हैं, लेकिन फंडामेंटली उनका पॉइंट ठीक है। उन्होंने सिंपल भाषा में ये बोला कि देखो स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें अनसर्टन रिटर्न्स होते हैं। जो आपका बैंक इंटरेस्ट रेट होता है, जब आप एफडी वगैरह कराते हो तो उसमें सर्टेनिटी होती है कि अगर बैंक ने बोला कि 7% पे आपकी एफडी हो रही है तो 7% इंटरेस्ट रेट आपको सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। तो अब इलॉन मस्क कह ये रहे हैं कि जैसे जैसे बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है तो लोगों का क्या दिमाग खराब है कि वो स्टॉक में पैसा रखेंगे जहां पे अनसर्टन रिटर्न होता है, वो तो अपना पैसा मूव कर देंगे बैंकों में। वही मैंने किया। तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली क्योंकि आप ये डेटा से भी समझ सकते हो। यहाँ पे आप चार्ट देख लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यूएस में इंटरेस्ट रेट मंथ ऑन मंथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कब तक बढ़ेंगे ये किसी को नहीं पता, इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर को भी नहीं पता, यही चीज उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी बोली थी। लेकिन बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के दूसरे एसेट क्लास में डालना शुरू कर दिया है। अब नेचुरल सवाल आता है, और दो नेचुरल सवाल आते हैं। सबसे पहला ये कि अक्षत क्या आप अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हो 2023 को लेके कि आप क्या कर रहे हो पर्सनली, और दूसरा पर्सपेक्टिव कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज एसेट क्लासेस हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज, मैं बुलिश रहता हूं स्टॉक मार्केट को लेके फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारें ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगी। तो नेट नेट इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो रहा हो मार्केट में, जो भी मेरे पास नया पैसा आता है उसका 60 से 80% तो मैं इन्वेस्ट कर ही देता हूं। इनफैक्ट कभी कभी 90-95% जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है वो मैं इक्विटीज में जाके कर देता हूं। तो ये तो हो गई पहली जनरल रूल जो मैं फॉलो करता हूं। अब कई बार सिचुएशन ये आती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मार्केट में चल क्या रहा है। कभी लगता है कि हाँ यार मार्केट गिरने की संभावना काफी बढ़ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं कि मैं जो भी मेरे पास फ्रेश पैसा आ रहा होता है वो मैं इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन 50 से 60% अमाउंट ही करता हूं। जो बाकी 40% जो है वो मैं कैश में रखता हूं, या बैंक एफडीज में रख दिया, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख दिया, या फिर सेफ एसेट क्लासेस में रख दिया। अब आपको अपने हिसाब से सोचना है, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए फिट बैठे आपको वो करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि हर किसी का अपना एक एसेट क्लास एलोकेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी तरीके का मार्केट चल रहा हो, भाई साहब पूरा का पूरा पैसा हम स्टॉक मार्केट में ही डाल देंगे, लोन ले लेके डाल देंगे स्टॉक मार्केट में पैसा। तो ऐसे नहीं कर सकते, आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 इंस्ट्रूमेंट बता देता हूं और फिर जो आपको ठीक लगे आप उसमें थोड़ा सा पैसा डाइवर्ट कर सकते हो, गिवन कि रिस्क इकोनॉमी में थोड़ी बड़ी हुई है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप में से कई लोग बोलोगे कि यार लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी बहुत अच्छा देती है। हाँ बहुत अच्छा देती है, लेकिन आपको 2 डेटा पॉइंट दिखाता हूं। सबसे पहली चीज ये है एनुअल एवरेज रिटर्न बाय एसेट क्लास। आप देखोगे कि बिल्कुल ठीक बात है कि इक्विटीज लॉन्ग टर्म में अच्छा देती हैं, तो लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है यहां से। आप देखोगे बहुत सारे साल, फॉर एग्जांपल 2015 2016 देखो, एंड यहां पे भारतीय इंडेक्स की बात हो रही है, वो गिर गया था 13% से। लेकिन अगर आपने एफडी में पैसा रखा होता तो आपका बढ़ जाता। ऐसे कोई सिनेरियो लास्ट ईयर हुआ था। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि यार 2023 में भी जब आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं, जब इलॉन मस्क भाई साहब बोल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो लग रहा है। तो क्या मुझे कुछ पैसा एफडी में या सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहिए? तो चलिए समझते हैं। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बता देता हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है स्मॉल केस ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आपके पास अपने आप, अगर आप ज्यादा समझ नहीं सकते कि यार हमें एफडी में डालना चाहिए, हमें गोल्ड में डालना चाहिए, हमें इक्विटीज में डालना चाहिए, किस एसेट क्लास में जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो स्मॉल केस मैनेजर है वो आपका काम कर देते हैं। वो आपको नोटिफिकेशन भी भेज देते हैं टाइम पे कि भैया दीदी आप अपने हिसाब से रीबैलेंस भी कर लेना। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको इक्विटीज पे
भरोसा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़े से डाइवर्सिफाइड रहना चाहते हो तो आपके लिए ऑल वेदर इन्वेस्टिंग ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि यार मेरे को तो नहीं चाहिए ये सब झिकझिक की, इक्विटी देखो ये सब देखो, मैं एफडी करा लूँ, अभी अच्छा टाइम है एफडी कराने का। हाँ, तो एफडी कराने का भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर इलॉन मस्क, जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया था, लगता तो ऐसे ही है कि वो भी उसकी एफडी कराने वाले हैं। तो एफडी कराना एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, हर किसी को एफडी कराने में बहुत परेशानी भी नहीं होती और अभी बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है एफडी कराने का, सिंपली बिकॉज अभी जो आपको एफडी रिटर्न मिल रहा है वो आपको करीब करीब मिल रहा है 7-7.25%। और इन्फ्लेशन क्या होने वाला है भारतीय इकोनॉमी में, वो होने वाला है 5 से 6%। तो आपका रियल ग्रोथ हो रही है एफडी में, जो बहुत रेयरली होती है, तो इसलिए एफडी कराना एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इनफैक्ट नितिन कामत जी का एक ट्वीट था जिन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि अगर आप अपना पैसा एफडी में करा लो वर्सेस टी बिल्स खरीद लो। टी बिल्स क्या होते हैं? टी बिल्स निकलते हैं सरकार की तरफ से और वो भी सॉवरेन गवर्नमेंट की तरफ से। तो टी बिल्स में क्या होता है, इनकी शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होती है। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी मतलब कि 91 डेज या उससे कम की सिक्योरिटीज होती हैं, तो इसमें भी आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। और ऐसा अमूमन देखा गया है कि जो टी बिल्स के रिटर्न्स होते हैं वो एफडी के रिटर्न से ज्यादा होते हैं। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा अब तो मजा आ गया, अब मैं अपना घर बार बेच के स्टॉक्स बेच के एफडी तोड़वा के कहां जाने वाला हूं? टी बिल्स की तरफ जाने वाला हूं। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। आप एफडी कभी भी तोड़वा सकते हो अगर आपको कोई पैसे की जरूरत हो, लेकिन टी बिल में इशू ये होता है कि इसमें बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, कि आपने टी बिल खरीद लिया और आप 90 दिन तक होल्ड नहीं कर पाए, कोई मैसिव इमरजेंसी आ गई, या आपने 364 दिन का टी बिल खरीद लिया या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। तो इसमें समस्या क्या हो जाती है? इसमें समस्या ये हो जाती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, या बहुत आसानी से मिलेगा नहीं जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए। तो एक छोटा सा इशू हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान से करना। तो इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है स्टेट बॉन्ड, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स तो गए नेशनल लेवल सरकार पे, तो भारत सरकार, तो उसमें ज्यादा ट्रस्ट है। लेकिन अब आप किसी पिटे पिटाए स्टेट पे चले जाओ, वहां की सरकार को आपने लोन दे दिया और वो सरकार नहीं चुका पाई, तो वो ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो हम यहाँ से देख सकते हो कि बहुत सारी सरकार कितना ऑफर कर रही है टी बिल्स पे, काफी अच्छा रेट ऑफर कर रही है, 7, 7.25, 7.5% तक। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता एंड जेन्युइनली मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दिया हो, तो मैं ऐसे गेम में कभी नहीं पड़ता। अभी हाल फिलहाल मैंने थोड़ा टी बिल में किया है, तो अगर आपको प्रोसेस समझना हो तो आप आराम से एक क्लिप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको टी बिल में जाके इन्वेस्ट करना है। कॉइन बाय ज़ेरोधा ऐप होती है, उसमें जाके आप आराम से टी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें बिडिंग प्रोसेस निकलता है, वो शायद आपको मंडे या ट्यूसडे को बिडिंग करनी होती है एंड थर्सडे या फ्राइडे तक वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब तीसरा और फाइनल ऑप्शन हाल फिलहाल ये होगा कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ही खरीदें इस टाइम पे, अगर आपको अपनी रिस्क कम करनी है, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स ना खरीदें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा खुद का बहुत पैसा लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी ग्रुप की कंपनियों में, तो मैं एचडीएफसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत भर के माल खरीदा था एचडीएफसी का और मैं बहुत टाइम से इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। अब क्या हो गया है कि एचडीएफसी ने बहुत अच्छा रनअप दे दिया है। देखिए कितना रनअप दिया है हाल ही में, तो आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक ने करीब 30% रनअप दे दिया है। अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि अक्षत यार इन्वेस्ट कर दें एचडीएफसी बैंक में, बहुत अच्छा बैंक है, नंबर 1 बैंक है, ये वो भर के पैसा लगा दूं, मकान बेच के पैसा लगा दूं? नहीं, अब ये हो गया है थोड़ा सा रिस्की सिनारियो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 2023 में क्या होने वाला है। जो एचडीएफसी बैंक है वो मार्केट के साथ ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी ऊपर रनअप दे देता है तो एचडीएफसी भी उसके साथ दौड़ जाएगा। अगर निफ्टी साइडवेज चलता रहा तो एचडीएफसी बैंक भी साइडवेज चलेगा। अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक मेजर रिस्क आ जाती है तो एचडीएफसी बैंक, बिकॉज ये एक फाइनेंस स्टॉक है, ये काफी गिर जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया सिर्फ समझाने के लिए कि इस टाइम पे आपको जो थोड़ी सी इन्फ्लेटेड चीजें हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल बहुत तेज रनअप दिखाया है, उनके चक्करों में आप ना पड़ें। अगर आप पड़ गए और मैक्रो इकोनॉमिक बेट आपकी गलत निकल गई तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, आपकी रिकवरी में काफी टाइम लग सकता है। कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, हाँ बिल्कुल हैं, मैंने बात भी करी थी पिछले वीडियो में, मैं लिंक कर देता हूं, आप जाके देख लेना, आपको थोड़ी सी स्टोरी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक एंड कॉमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, एंड मुझे कॉमेंट में भी बताइएगा कि आप किन स्टॉक्स का एनालिसिस देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।